नमस्कार, हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। और वो खबर यह है कि उज्जैन का दरिंदा पकड़ा गया है। 3 दिनों के बाद उज्जैन का जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति था, आरोपी था, उसको उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। पूरे केस को उज्जैन पुलिस ने सुलझा लिया है 3 दिन के बाद। हालांकि 3 दिन का वक्त लगा, लेकिन 3 दिन के बाद उज्जैन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उज्जैन का दरिंदा पकड़ा गया है। ये तस्वीरें हैं उस दरिंदे की। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त उज्जैन से देख रहे हैं। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली उज्जैन मध्य प्रदेश की पुलिस उज्जैन में उसको अस्पताल लेकर गई है। ये तस्वीरें उज्जैन से सीधे आप देख पा रहे हैं। बड़ी कामयाबी उज्जैन पुलिस को मिली है। नाबालिग बच्ची थी, आपको याद होगा वो तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वो अर्धनग्न अवस्था में उज्जैन की गलियों में भटक रही थी। बताया जाता है कि बच्ची मानसिक तौर पर कमजोर भी है। 13 से 15 वर्ष की उम्र की उसकी उम्र बताई जा रही है उस बच्ची की। अब वो जिसने उसके साथ ये दरिंदगी की वो पकड़ा गया और इस बात की तस्दीक खुद उज्जैन के कप्तान, उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने एनडीटीवी इंडिया के साथ खास बातचीत में की है। कैसे पहुंची पुलिस उस तक, कैसे पकड़ा पुलिस ने, आइए सुनते हैं सचिन शर्मा के साथ हमारी ये बातचीत जो हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड की है। उज्जैन की इस दर्दनाक घटना पर बात करने के लिए उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी पुलिस आखिरकार कहां तक पहुंची है अपराधियों को पकड़ने में। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पुलिस ने, उज्जैन की पुलिस ने इस पूरे मामले को क्रैक कर लिया है, जो गुनहगार है वो पकड़ा गया है? इसमें पहले ही जैसे मैंने बताया था, खासकर 25 को जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोगों ने एक 28 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी, जिसने जितने भी शहर के आने जाने वाले मार्ग हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है उसमें जो कलेक्ट करना था उसके बेसिस पे हमने कुछ लोग ऐसे राउंड अप किए थे जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हुई थी। ये सभी लोगों से लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको लिंक करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में फिर हमको ऐसा व्यक्ति मिला जिसके द्वारा संभावित इस घटना को कारित किया गया है, क्योंकि अभी जो लीगल कार्रवाई है, खासकर जो प्रक्रिया लिखा पढ़ी या ड्राफ्टिंग वाली चलती है वो चल रही है। तो लगभग 7 बजे के आसपास जो फॉर्मेलिटीज हम कंप्लीट करके इस चीज को रेगुलर वे में बता पाएंगे। तो एक ही व्यक्ति है जो जिम्मेदार है इस घटना के लिए? जी, इसमें अभी तक हम लोगों ने जो पूछताछ के लिए राउंड अप किए थे वो 6 थे, पर जिस एक व्यक्ति की संलिप्तता खासकर घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल और पाई गई है वो एक ही है अभी तक। तो ये घटना उज्जैन के इलाके में ही हुई है? ये घटना उज्जैन जिले में ही हुई है। और ये व्यक्ति जो है जिसका आप जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये उज्जैन का ही निवासी है? ये उज्जैन का ही निवासी है। और ये क्या करता है? ये भी एक ऑटो चालक ही है। अच्छा, तो इसने अकेला पाकर लड़की के साथ जाती की? ये जो स्पेसिफिक्स हैं खासकर क्योंकि बच्ची लगातार कहीं ना कहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रही है, तो जब इसको मिली है तो बच्ची अकेली ही थी। और ये घटना किस वक्त की है, कब हुई होगी, दिन का कौन सा पहर होगा? इसमें क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी तो थोड़ा सा इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो एफआईआर में संभावित समय बताया गया है और हम लोगों ने जो जीरो डाउन किया है, तो घटना लगभग 4 से 6 के बीच की है और जो एक्यूज उस बच्ची के साथ पाया गया है वो भी लगभग उसी समय के आसपास मिला है उसको। अब ये आप टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि वो 4 से 6 के बीच वो शख्स उस बच्ची के साथ था? जी, ये टेक्निकल एविडेंस जो हमारे पास थे और जो मेडिकल एविडेंसेस हैं उनको एस्टैब्लिश करने के बाद ही हम लोग इस चीज को सर्टन हो पाए या बता पाए। 4 से 6 मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 की बात कर रहे हैं ना आप? अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, 27 की मॉर्निंग। जी, और ये 25 की मॉर्निंग। जी, और ये वारदात क्या ऑटो में ही हुई है या कहीं किसी जगह पे हुई है? ये अभी क्योंकि पैरेलली पूछताछ हो रही है जिस व्यक्ति को हमने लिया है और इसको कंस्ट्रक्ट भी करना होता है सीन ऑफ क्राइम को, क्योंकि कंप्लेनेंट ये बता नहीं पाई थी कि घटनास्थल क्या है, तो इसमें थोड़ा सा समय और लगने की संभावना है। नॉर्मली होता क्या है, जो सीन ऑफ क्राइम डिजाइन होता है वो फरियादी के हिसाब से ही डिजाइन होता है, क्योंकि फरियादी इसमें बता नहीं पाई थी या स्टैब्लिश नहीं कर पाई थी, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लगने की संभावना है। ये भी कहा गया कि बच्ची जो है वो मानसिक तौर पर थोड़ी कमजोर है, अच्छे से बोल नहीं पा रही है, स्लो लर्नर है, तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें भी आ रही हैं आपको?
इसमें सतना में जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसमें एफआईआर के जो कंटेंट में यदि हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि बच्ची स्पेशल चाइल्ड है और अपने गांव का, अपने जिले का नाम बता पाने में सक्षम नहीं है। यही चुनौती हमारे सामने भी आई थी, क्योंकि जो कंटेंट है या जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जितना अच्छे से एक 12 साल के बच्चे को बता लेना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं बताया गया। और इसकी व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? बच्ची की उम्र जो खासकर हमारे पास अभी तक डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो 13 से 15 के आसपास होनी चाहिए, और जो एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट खासकर जो कोर्ट एडमिसिबल रहते हैं वो भी प्राप्त करना बाकी है। और ये जो आरोपी है, इस आरोपी की भी वही, क्योंकि एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अभी हमको सीज करने हैं तो उसके बाद ही इसकी जो मेजर है, पर इसके जो एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट है एक बार ये सीज हो जाएंगे तो उसको हम ऑन रिकॉर्ड लेके आ पाएंगे। अब एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे सचिन जी, हमने इस कहानी में दो बड़े इंपॉर्टेंट पात्र देखे इस पूरी कहानी में। वो लोग जिन्होंने मदद से पुलिस उस बच्ची तक पहुंची और पुलिस ने उसकी मदद की। वो आचार्य राहुल शर्मा जी का बयान आज वायरल है, किस तरीके से उन्होंने बच्ची को देखा और अपने कपड़े दिए और पुलिस को बुलाया। और दूसरा वो पक्ष भी है जो मदद नहीं कर रहा था। बच्ची काफी समय तक पैदल चलती रही, कुछ लोगों से मदद मांगी। सोसाइटी के अंदर ये जो इस तरह की जो इनसेंसिटिविटी है, इसको आप एक पुलिसमैन होने के नाते कैसे देखते हैं? सोसाइटी के अंदर खासकर, क्योंकि जब हम लोग बैक ट्रैक कर रहे थे, टेक्निकल एविडेंसेस को असेस कर रहे थे, तो कई जो मोहल्ले वाले लोग थे उन्होंने आर्थिक तौर पे मदद करने का प्रयास भी किया, उस बच्ची को पैसे भी दिए। और ये सही है कि कुछ जगह पे ऐसे वीडियोस भी आए जहाँ पे किसी प्रकार के उसको हटाने की कोशिश की गई है। बच्ची के द्वारा यदि हम फॉर्मली अगर बात करें, या जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया वो यही आया है कि बच्ची कहीं ना कहीं डरी हुई थी। मदद के बजाय वो ये कह रही थी कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो क्योंकि लोग ये सर्टन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लगातार काफी समय से अकेले चल पा रही थी, तो एक जो मदद मांगने वाली चीज है उसके अलावा या उससे परे जाके वो डरी हुई थी किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो संभवतः उसके पीछे आना था। पर क्योंकि लोग नहीं देख पा रहे थे, तो उसी हिसाब से जो उनको रिपोर्ट करना था या सेंसिटाइज उनको होना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाए। ठीक बात है। एक चीज और बताइए सचिन, और वो ये कि क्या आपको लगता है इस पूरे मामले पे जो लोग मदद करते हैं, जो लोग विक्टिम के साथ खड़े होते हैं, उनको और इनाम देने की कोशिश होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि अगर आप किसी विक्टिम की मदद करेंगे, खासकर इस पर्टिकुलर केस जैसे मामलों में, तो पुलिस आपको हैरेस नहीं करेगी? इसमें जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उस पर जो प्रोक्लेमेशन पुलिस की तरफ से था वो अराउंड 10,000 था कि जो भी व्यक्ति असिस्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा डिटेक्शन में, तो उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा। पर सामाजिक स्तर पे भी मुझे लगता है कि पुलिस और जनता एक ही समाज से निकल के आते हैं, तो परस्पर यदि एक विश्वास, समन्वय और संपर्क यदि स्थापित रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट समाज के अंदर हम लोग दे पाएंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, ये इल्जाम भी लग रहा है कि महाकाल का थाना क्षेत्र है, वीवीआईपी थाना क्षेत्र है, फिर पुलिस को आने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि वो राहुल शर्मा जी बोल रहे हैं कि आधे घंटे के बाद पुलिस आ पाई, करीब आधे घंटे के बाद। मैंने उनका स्टेटमेंट अभी नहीं देखा है, और उनका जो कॉल आया और डेहलेट जो पहुंची है उसमें बहुत ही कम टाइम लगा है, और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इसमें सभी जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी घटनास्थल को देखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि उनका खुद का क्या कम्युनिकेशन किससे रहा है, इसको असेस करने की जरूरत है। और जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उनको प्रॉपर हम रिटर्न में लेके, अगर किसी की लापरवाही होगी तो उसकी कार्रवाई करेंगे। बाकी जो कोर्ट एडमिसिबल उनका स्टेटमेंट है उसको भी हम ऑन रिकॉर्ड लेंगे। जी, क्या आप पुलिस के रोल से, क्योंकि आप खुद पुलिस के कप्तान हैं उस इलाके के, संतुष्ट हैं आप आज जब ये मामला लगभग सुलझ गया है? ये बहुत ही चैलेंजिंग क्राइम था उज्जैन पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें जो बच्ची थी वो ना तो ये बता पा रही थी वो कहाँ से है, ना अपने परिवार के बारे में कुछ बता पा रही थी, और ना ही घटना के बारे में भी, जो कई बार जो सामान्य तौर पे बच्चे बता पाते हैं इस उम्र के, कि उनके साथ क्या हुआ है, किसने किया, वो भी वो नहीं बता पा रही थी। तो सारा जो केस है ऐसे शहर में जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर के आते हैं, बच्ची भी बाहर की है, खासकर कि वो अकेली आई थी, किसी और के साथ आई थी, जो घटना हुई है वो किसी ऐसे व्यक्ति ने तो नहीं की जो इस जिले का या प्रदेश का ही ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ईश्वर की कृपा से ये रहा कि जो हमारा मेन एक्यूज्ड है, विद इन हम लोगों ने अपने लिए जो एक टाइम फ्रेम सेट किया था उस तक हम उसको जीरो डाउन कर पाए, और जितने भी टेक्निकल और मेडिकल एविडेंसेस थे उनको भी हम लोग कोलैबोरेट करके जल्दी ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में रखेंगे। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एनडीटीवी इंडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि उज्जैन का दरिंदा, उज्जैन का ये आरोपी पकड़ा गया है। आपको पूरी घटना की याद दिला देते हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले एक 15 साल की लड़की बेहोशी की हालत में खून से लथपथ उज्जैन के एक आश्रम के बाहर पाई गई थी। बाद में जांच के बाद पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। बाद में मिली सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि अपराध होने के बाद आधे कपड़ों में ये बच्ची 8 से 10 किलोमीटर तक उज्जैन की गलियां छानती रही। आसपास चलने वालों से मदद की गुहार भी की, लेकिन उसे दुत्कार दिया गया। हैरानी की बात यह भी कि 8-10 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद किसी पुलिस वाले की नज़र इस बच्ची पर नहीं पड़ती है, न ही उन तक इसके बारे में कोई सूचना पहुंचती है। लेकिन जहां इस लड़की को अपने सफ़र में ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद करने की बजाय अपना मुंह फेर लिया, वहीं एक पुजारी राहुल शर्मा ने अपने कपड़े उसे दिए, उसका नाम पता पूछा, फ़ोन कर पुलिस को बुलाया। लेकिन ये घटना कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल सुरक्षा पर कि एक आधे कपड़ों में स्कूल ड्रेस में घायल अवस्था में घूमती रहे बच्ची और पुलिस वालों को खबर तक ना हो। सवाल समाज पर कि मदद मांगने पर भी जब लोग अनदेखा कर दें तो क्या ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए कि मदद ना करने वालों की भी जिम्मेदारी तय हो। सवाल तो बहुत है, लेकिन फिलहाल इस मामले में एक आरोपी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। उज्जैन पुलिस ने इसका दावा किया है और इसी बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही सचिन शर्मा के साथ जो खास बातचीत की वो आपको सुनाई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और आज अनंत चतुर्दशी है, गणेश विसर्जन का दिन है। कुछ तस्वीरें हमको मिली हैं, आप मुंबई की तस्वीरें सुबह से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो ऑफ द डे में हैदराबाद की तस्वीर लेकर आया हूं। हैदराबाद में भी गणेश विसर्जन धूमधाम से होता है और खासकर ये पुलिस वाले भाई साहब जो गणेश विसर्जन के मौके पर डांस कर रहे थे, ये आज वायरल है। और अंत में एक इंपॉर्टेंट अपडेट, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का कॉन्क्लेव कल यानी शुक्रवार को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गजों, केंद्रीय मंत्री और कई स्टेक होल्डर्स से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम भारत के लोग में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।